ओके, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो मेंस में क्वेश्चन पॉसिबल हैं, आ सकते हैं, उन चीज़ों पे डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ था। कल हम लोगों ने बात किया था कुछ बेसिक कंसेप्ट पे, जैसे हमने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर पर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो टिका हुआ है या चेक एंड बैलेंस पर। ये क्वेश्चन चूंकि यूपीएससी में ऑलरेडी आ चुका है तो इसलिए भी यहाँ पर जरूरी है, क्योंकि कई बार यूपीपीसीएस में वो क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं जो यूपीएससी में आए हुए रहते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर देखना स्टार्ट किया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने वहाँ पर दोनों के देख लिए हैं और वो ही की पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। इससे रिलेटेड जितने भी तरीके के क्वेश्चन बने वहाँ पर, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि क्या संसदीय शासन की बजाय हमें अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अपनाना चाहिए, तो हमने पहले ही बताया था कि पीवी नरसिम्हा राव केस में जुडिशरी ने ये, सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी व बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इसका मतलब इसको हटाया नहीं जा सकता है। तो एक तो ये जुडिशियल पोजीशन हो गया, लेकिन इसके पीछे कुछ आर्गुमेंट होंगे, क्योंकि हमारी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो हमारे सिचुएशन के, हमारे सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग है, हमारी नीड के अकॉर्डिंग है। क्योंकि हम एक बहुत डाइवर्सिफाई सोसाइटी में रहते हैं, हमारा जो इंडियन सोसाइटी है वो बहुत डाइवर्सिफाई है, एक ऐसा नेशन जो बहुत डाइवर्सिफाई है। और ऐसे में रिप्रेजेंटेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट रखता है कि सबका रिप्रेजेंटेशन हो। अगर एक जैसे लोग होते हैं, यानी एक जैसा अगर समाज होता है, तो वहां पर अगर कुछ लोग चुनकर आते हैं तो ये इशू नहीं रहता है कि रिप्रेजेंटेशन हमारा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब हमारे यहाँ पर बहुत डाइवर्स सोसाइटी होती है तो हर किसी को लगता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में हमारा रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। यानी चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो नॉर्थ इंडिया के हो, चाहे साउथ इंडिया के हो, वेस्ट के हो, ईस्ट के हो, अलग अलग जो भी यहाँ पर डाइवर्स कम्युनिटी हैं वो चाहती हैं कि उनका रिप्रेजेंटेशन हो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वो ज्यादा यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव दिखाई देती है, इसलिए हमने कहा था एक तो वहां पर हमें यह बताना है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन बहुत बेहतर तरीके से हो पाता है, इसलिए हमने इसको चुना। दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का कंसेप्ट लेकर आती है, यानी कि ये गवर्नमेंट की टायरनी को, यानी ये जो है कभी भी सरकार की निरंकुशता को आसानी से रोक सकती है। बहुत से ऐसे मीन्स हैं पार्लियामेंट के पास जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूटिव को क्या कर सकती है, कंट्रोल, यानी डिक्टेटरशिप को नहीं आने देती है। तीसरा, हमने कहा था हमारे एक्सपीरियंसेस, ब्रिटिश रूल हमारे यहाँ था, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हम परिचित थे, फेमिलियर थे। और 1937 के बाद कुछ इलेक्शन जो हुए थे हमारे यहाँ, और ब्रिटिश इंडिया में इंडियन को जो गवर्नमेंट फॉर्म करने का अपॉर्चुनिटी मिला था, उस दौरान भी हमने ये एक्सपीरियंस लिया हुआ था, इसलिए भी हम इसको मानते हैं। और हमने कहा था कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर रिजिड सेपरेशन नहीं है, एक कोऑर्डिनेटिव रिलेशन होता है, वहाँ पर एक हार्मोनियस रिलेशन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में। तो क्लैसेस जो है बहुत ज़्यादा आर्गन के बीच में नहीं होते हैं, गतिरोध नहीं होते हैं, और एक नए इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए वो डेडलॉक सिचुएशन नहीं चाहिए था कि अलग अलग ऑर्गन के बीच में डेडलॉक सिचुएशन हो। तो इस वजह से भी हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एक्सेप्ट किया हुआ था। और इसके बहुत से मेरिट हैं, इसके डिमेरिट भी हैं, जो हम लोगों ने कल बात किया हुआ था। और इसी ग्राउंड पर शायद लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंशियल अगर गवर्नमेंट होता तो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में हमने कल बताया कि स्टेबल गवर्नमेंट होता है, जबकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अनस्टेबिलिटी काफ़ी रहती है। वहाँ पर क्विकली डिसीजन होते हैं, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक डिसीजन होते हैं। वहाँ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में देखा जाता है मेरिट को जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, यहाँ पार्टी जो बेस है उस पर ज़्यादा, वहाँ पर जो है पार्टी बेस पर जो है कोई भी डिसीजन लिए जाते हैं। तो ये सब डिफरेंसेस वहाँ पर हैं। तो हमने कहा ये सारे पॉइंट्स दिमाग में होने चाहिए। फिर हम लोगों ने कल बात किया था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और जो हमारे यहाँ एफपीटीपी है, तो इसको लेकर एक डिबेट चल रहा है कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम ये सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये कास्ट और कम्युनल जो पॉलिटिक्स है उसको प्रमोट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर केवल मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट
कोई भी अगर पा लेता है तो वो चुनाव जीत जाता है। और इस आधार पर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कास्ट मैथमेटिक्स यानी जाति गणित, कास्ट केमिस्ट्री यानी जाति रसायन यहाँ पर बनते हैं, सोशल इंजीनियरिंग का एक्सपेरिमेंट होता है। तो कास्ट को या रिलीजन को एक वोट बैंक के रूप में देखा जाना जब शुरू कर दिया जाता है तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होने के बजाय वीकन होना शुरू हो जाती है, यहाँ पे कमजोरी आनी शुरू हो जाती है। तो हमारे यहाँ ये वोट बैंक का पॉलिटिक्स भी लंबे समय से अगर चल पाया तो उसका कारण था एफपीटीपी, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वह 50% प्लस यानी मेजॉरिटी वोट के लिए तो कोशिश ही नहीं करती है। उसे मालूम है कि अगर 40% पे 35% पर हम इलेक्शन जीत सकते हैं तो वह 3-4 अगर कम्युनिटी के लोगों को अपने साथ जोड़ ले तो आसानी से चुनाव जीत सकती है। तो एफपीटीपी सिस्टम की एक बहुत बड़ी खामी कल हम लोगों ने बात किया था। हमने कहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में अच्छी बात यह है कि माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। छोटी पॉलिटिकल पार्टी भले ही 5% वो वहां पर वोटिंग परसेंटेज पाते हो, 10% वोटिंग परसेंटेज पाते हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में उनको भी नंबर ऑफ सीट्स कुछ न कुछ मिल जाती है और इस वजह से ये ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। और माइनॉरिटीज इंटरेस्ट को, स्मॉल पार्टीज के इंटरेस्ट को ये बनाने में और कास्ट कम्युनल पॉलिटिक्स को खत्म करने में ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसलिए हमने कल बताया था कि आनंद शर्मा कमेटी हो या लॉ कमीशन हो, इन दोनों लोगों ने यहां पर बोला है कि हाइब्रिड इलेक्टोरल सिस्टम हमारे यहां पर इंट्रोड्यूस होना चाहिए, जहां पर इनका कहना था कि जो लोकसभा में एग्जिस्टिंग सीट्स हैं उनके साथ साथ कुछ सीटें और ऐड की जाएं। लॉ कमीशन का मानना है 25% सीट या 136 सीट, जो टोटल नंबर है लोकसभा में इस वक्त उसका 25% सीट या जो है 136 सीट और ऐड किया जाए और ये जो सीट्स हैं इनका इलेक्शन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के लिस्ट सिस्टम के थ्रू होना चाहिए। ऐसा मानना यहां पर वह लॉ कमीशन का भी है और आनंद शर्मा कमेटी का भी था। तो हम लोगों ने कल तक ये बातें देख ली थी। आज जो हम लोगों को प्रेसिडेंट से रिलेटेड और जो थीमेटिक टॉपिक है उनकी तरफ मूव करना है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर पहली चीज है, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो एक रबर स्टाम्प की तरीके से है, या बहुत से लोग कहते हैं कि ये केवल एक संवैधानिक अलंकरण है। यानी यहाँ पर प्रेसिडेंट के पावर पर क्वेश्चन उठाया जाता है कि प्रेसिडेंट के जो ऑफिस है उसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावरलेस है, तो वो कुछ करना उसका काम नहीं है, केवल वो सिग्नेचर करता है, वो रबर स्टैंप है, केवल मुहर लगाने का काम वहां पर उसका होता है। सवाल है कि क्या ये कहना सही है या नहीं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या आपको लगता है, डू यू एग्री, क्या आपको लगता है कि इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक रबर स्टैंप की तरीके से है, इसके अलावा और कुछ नहीं है? अपने विचार दीजिए। तो ऐसे में आपको यहां पर दोनों चीजें बतानी है, यानी कि प्रेसिडेंट जो है वो क्यों बोला जाता है रबर स्टैंप, और आपको ये भी डिफेंड करना है कि प्रेसिडेंट को रबर स्टैम्प नहीं कह सकते हैं। और इसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन भी हैं, इसके पीछे एक्सपीरियंसेस भी हैं कि हमारे जो बहुत से प्रेसिडेंट रहे हैं जिन्होंने एक्टिव प्रेसिडेंट के रूप में वह बहुत बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में। तो इन दोनों बेसिस पर हम अपनी बातों को, अपने आर्गुमेंट को रखेंगे। और ये ध्यान रखिए, मेंस के एग्जाम में सबसे ज्यादा मैटर आपका लैंग्वेज से भी ज्यादा आपके आर्गुमेंट करते हैं, और जो आर्गुमेंट हैं उनको अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है तो लैंग्वेज मैटर करता है। लैंग्वेज में भी कीवर्ड्स बार बार बता रहे हैं कि वो आपके लिए जरूरी है। तो कल हम लोगों ने बात किया था, ये तीसरा या चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था। आइए आज चौथे क्वेश्चन की यानी चौथे थीमेटिक टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो चौथा हम लोगों ने बोला था कि क्या राष्ट्रपति जो है, प्रेसिडेंट जो है, वह रबर स्टैंप है, या रबर स्टैंप के रूप में इसको क्या माना जा सकता है, या फिर ये केवल संवैधानिक अलंकरण है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये माना जा सकता है, ऐसा कहा जा सकता है या नहीं। तो ये एक क्वेश्चन हमारे लिए यहां पर बनता है। अब हमने कहा कि इंट्रो देना है अलग अलग, अब धीरे धीरे आपको वो आर्ट सीखना है कि आपको 20 वर्ड में कोई चीज यहां पर इनके बारे में बोल देना है। हम बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जैसे क्या क्या हो सकता है, इंट्रो में हम क्या क्या चीजें ला सकते हैं,
और ये डिपेंड करता है, सबके आंसर अलग अलग होने चाहिए। अगर मैं यूनिफॉर्म आंसर बताना शुरू करूंगा तो सबका आंसर एक जैसा होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि जितने एक्सपेरिमेंट आपके पास हो सकें। तो एक तो है राष्ट्रपति के बारे में इंट्रो हमें देना है, हमें बताना है कि हमारे यहाँ पर जो है जो संसदीय शासन प्रणाली है, यानी पार्लियामेंट्री जो हमारा डेमोक्रेसी है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ पर जो है वह प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति वो किस जो है डिजिग्नेशन को वहाँ पर होल्ड करते हैं। तो वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, ये भारत के संवैधानिक प्रमुख हैं, या ये हेड ऑफ नेशन है या राष्ट्राध्यक्ष हैं, और इस रूप में इनका क्रिटिकल रोल होता है। तो एक तरीका हो गया, हमने केवल उनके उस चीज पे बोला। दूसरा हम बोल सकते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वह इंडिया के रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, यह भारतीय गणतंत्र को, इंडियन रिपब्लिक को, रिपब्लिक ऑफ इंडिया को, भारतीय गणतंत्र को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं, को प्रदर्शित करते हैं। तो इस रूप में भी हम इस बात को कह सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हमारे संवैधानिक व्यवस्था में प्रेसिडेंट जो है संवैधानिक व्यवस्था में वह गार्जियन के रूप में, यानी संवैधानिक व्यवस्था में वह इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के, भारतीय राज व्यवस्था के, हमारे शासन के वो एक गार्जियन या कस्टोडियन के रूप में होते हैं, भारतीय राज व्यवस्था के संरक्षक के रूप में होते हैं। तो कोई भी एक जो है इंट्रो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट क्यों हमारे लिए मायने रखता है। अब सवाल ये है पहले कि यहाँ पर जो है क्यों संवैधानिक अलंकरण या रबर स्टैंप, क्यों, वाई रबर स्टैंप, यहाँ पर इनको रबर स्टैंप के रूप में क्यों देखा जाता है, या क्यों इन्हें संवैधानिक अलंकरण केवल माना जाता है, इसके पीछे के आर्गुमेंट क्या हैं, पहले एक बार इस पर भी हम लोग यहाँ पर विचार कर लेते हैं। तो इसके पीछे आर्गुमेंट ये है पहला कि जैसे ब्रिटिश क्राउन है वैसा ही हमारे यहाँ प्रेसिडेंट। जब आप कंपेयर करते हैं दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन से तो आपका आंसर औरों से काफी अलग हो जाता है, आपके आंसर में डेप्थ आ जाता है कि आपको अपना तो मालूम है और दूसरों का भी मालूम है। तो भारतीय जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पर हम बताएंगे कि जो इंडियन प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, वो ब्रिटिश क्राउन के अकॉर्डिंग, जैसे ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन मतलब वहां के राजा या रानी, ब्रिटिश क्राउन की भांति नाम मात्र की, यानी नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, नाम मात्र की कार्यपालिका यहां पर है। तो हम पहले बताएंगे कि क्यों वो रबर स्टैंप है, क्योंकि वो नाम मात्र की नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं, यानी वहां पर वह जो है कोई इंपॉर्टेंट पावर होल्ड नहीं करते हैं। खासकर यहाँ पर हम पॉलिटिकल सिस्टम में हुए चेंजेस को भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। हम बोलेंगे कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के बाद अब यहाँ पर यह बोल दिया गया है कि प्रेसिडेंट जो हैं वह प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही वो कार्य करेंगे, की सलाह के अनुसार ही कार्य करेंगे, यानी इनके पास कोई इंपॉर्टेंट अब पावर नहीं रहा, ये एडवाइस पर ही यहाँ पर काम करेंगे। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो बोलेगा उसी के एडवाइस के अकॉर्डिंग जो है वो वहाँ पर अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करेंगे। तो ये पहला आर्गुमेंट यहां पर दिया जाएगा, यानी हमारे प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनली कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, संवैधानिक रूप में कोई विवेकाधीन शक्ति यहां पर नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने संवैधानिक रूप में विवेकाधीन शक्ति यानी डिस्क्रिशनरी पावर जो है उनको नहीं दिया गया है, उन्हें असाइन नहीं किया गया है। और ये वजह है कि जहां पर हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट जो इंडिया के हैं वह केवल रबर स्टैंप यहां पर है। दूसरा हमें यहां पर बताना होगा कि हमारा जो पार्टी सिस्टम है, इस पार्टी सिस्टम में भी देखा जाता है कि प्रेसिडेंट अमूमन ऐसे व्यक्ति को वहां पर अपॉइंट किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है जो उस पार्टी के लिए कमिटेड हो। तो उनसे अमूमन जो है पार्टी लॉयल्टी की अपेक्षा की जाती है, नेशनल इंटरेस्ट के बजाय वह दल के प्रति ईमानदार होते हैं।
इसीलिए राष्ट्रपति अमूमन सरकारों की आलोचना या सरकारों को सही सजेशन देने से बचते हैं, क्योंकि वो अपने दल के बारे में सोचते हैं। तो ये एक विडंबना है कि यहाँ पर वह प्रेसिडेंट बहुत पावरफुल नहीं हो पाते हैं। तीसरा और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो नॉन इलेक्टेड है, पब्लिक से, जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते। हमारे जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति, वह जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं, वह पब्लिक द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है, प्रत्यक्ष निर्वाचित नहीं है। तो डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं है पब्लिक के या सिटीजन के द्वारा, तो इसलिए भी वो रियल पावर एंजॉय नहीं करते हैं, इसलिए वास्तविक शक्तियां उनके पास नहीं होती हैं। इसलिए यहां पर जो है वास्तविक शक्तियां उनके पास नहीं होती है, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बनकर रहते हैं। एक्चुअल पावर, डी फैक्टो पावर प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास होता है। ये डी ज्यूरे यहां पर एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। तो ऐसे वर्ड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहां पर डी ज्यूरे जो है ये यहां पर पावर इनके पास होता है। डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव इसको कहते हैं, यानी नॉमिनल पावर जिनके पास होता है। और प्राइम मिनिस्टर की अगर बात की जाए तो वो डिफैक्टो जो है पावर इनके पास होता है। किसके पास? डिफैक्टो प्राइम मिनिस्टर के पास यहां पर, यानी वास्तविक कार्यपालिका कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। और डी ज्यूरे एग्जीक्यूटिव कौन है? वो राष्ट्रपति होते हैं। तीसरा आर्गुमेंट, जैसा अभी ऊपर हमने बताया कि राष्ट्रपति जो है उनका यहां पर देखा जाता है कि राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता, वह प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट और लॉयल्टी जो है उनकी, वह अपने दल के प्रति होती है। राष्ट्रपति की प्रतिबद्धता और निष्ठा प्रायः अपने दल के प्रति होती है, अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए होती है। तो इसलिए यहां पर यह माना जाता है कि प्रेसिडेंट जो है वह बहुत ज्यादा एक्टिव काम नहीं कर पाता है। यही कारण है कि कई बार जो है राष्ट्रपति के जो ऑफिस है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी पर सवाल खड़ा होता है, राष्ट्रपति की संवैधानिक गरिमा और उसके रेलेवेंस पर जो है वह प्रश्न खड़ा होता है। तो यहाँ पर इसलिए यह माना जाता है कि राष्ट्रपति के पद की संवैधानिक गरिमा, राष्ट्रपति पद की संवैधानिक गरिमा पर प्रश्न उठते हैं, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटी पर, वहां पर संवैधानिक गरिमा पर प्रश्न खड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टी के एजेंट के ज्यादा अधिक नहीं देखा जाता है। तो इन वजहों से यह माना जाता है कि यहां पर जो है प्रेसिडेंट जो है वह एक रबर स्टैंप के रूप में। जब आप यहां बता रहे हैं कि राष्ट्रपति जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप में निर्वाचित नहीं है, तो आप यहां पर यह बोल सकते हैं कि अमेरिका में जो है वहां पर डेलीगेट्स जनता द्वारा चुने जाते हैं और जिनके द्वारा प्रेसिडेंट चुना जाता है। तो एक तरफ राष्ट्रपति वहां पर रियल फॉर्म में पब्लिक से पावर जो है वो पा रहा होता है, लेकिन हमारे यहां पर ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक चीज यहां पर ये समझे रहिएगा। किसी ने हमसे एक और क्वेश्चन भी पूछा हुआ था कि पॉकेट वीटो का जो इस्तेमाल है अगर वो प्रेसिडेंट करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि सारी शक्तियां उन्हीं के पास है और सबसे ताकतवर ऑफिस जो है वो प्रेसिडेंट का है? तो ये जानकर यहाँ समझना है आपको कि पॉकेट वीटो का मनमाना आर्बिट्रेरी यूज अगर प्रेसिडेंट करते हैं तो पार्लियामेंट उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट का मोशन ला सकता है, यानी महाभियोग लाया जा सकता है। और यही वजह है कि आज तक के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है जब किसी प्रेसिडेंट ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, वो भी ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। क्योंकि पॉकेट वीटो दिया नहीं गया है, ये एम्बिग्विटी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की थी उसकी वजह से प्रेसिडेंट ने ले लिया है। तो ऐसा नहीं था कि पॉकेट वीटो को हमारे यहाँ पर जो है स्पेशली मेंशन किया गया हो कि ये दिया जाता है। क्योंकि कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं किया गया था बिल को असेंट देने के क्रम में, तो ऐसे में ये पावर इनडायरेक्टली वहां पर आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम बोलेंगे कि क्यों राष्ट्रपति को संवैधानिक अलंकरण माना जाता है, इसके पीछे के क्या लॉजिक हैं, क्या वहां पर चीजें हैं, ये यहां पर हम देखते हैं। तो राष्ट्रपति एक गार्जियन के रूप में होते हैं, राष्ट्रपति हेड ऑफ नेशन के रूप में हो जरूर होते हैं, रिपब्लिक को हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन रियल पावर उनके पास नहीं होता है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं। पॉलिटिकल पार्टी को लेकर उनका कमिटमेंट ज्यादा देखा जाता है।
अब हम बोलेंगे कि लेकिन वह संवैधानिक अलंकरण नहीं है, रबर स्टैंप नहीं है। रबर स्टैंप नहीं है, इसके पीछे के क्या लॉजिक है? तो यहां पर अब हम अगर देखें तो रबर स्टैंप क्यों नहीं बोला जा सकता है, इसके भी कुछ आर्गुमेंट हैं। सबसे पहली चीज है कि शुरुआती दौर में ही जब डिबेट स्टार्ट हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का यह मानना था कि राष्ट्रपति जो है वह एक रबर स्टैंप नहीं है, इनका इंपॉर्टेंट रोल है। तो उन्होंने कहा था कि प्रेसिडेंट का रोल केवल रबर स्टैंप नहीं है, राष्ट्रपति की भूमिका केवल रबर स्टैंप की नहीं है। हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट इन्होंने बोला था कि राष्ट्रपति की भूमिका केवल रबर स्टैंप की नहीं है। तो फिर इनकी भूमिका क्या है, थोड़ा इस चीज को भी यहां पर समझते हैं। तो रबर स्टैंप की नहीं है, लेकिन तो क्या है, बल्कि यहां पर पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों ने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 60 में ही प्रेसिडेंट के ओथ का फॉर्मेट दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के ओथ का फॉर्मेट कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविजन में ही दिया गया है। बाकी चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे वो जजेस हों, किसी को भी अगर ओथ लेना है तो हमारे यहाँ सेकंड शेड्यूल जो दूसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची है, थर्ड शेड्यूल, तीसरी अनुसूची में ओथ का लैंग्वेज यानी ओथ का फॉर्मेट वहां पर दिया गया है। लेकिन 3 ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके ओथ का फॉर्मेट कॉन्स्टिट्यूशन में ही दे दिया गया है। कई बार यह भी क्वेश्चन बनता है, आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के बारे में है। और आर्टिकल 60 कितना इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि प्रेसिडेंट का जो सबसे बड़ा ओथ है वो ओथ ये है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे, यानी संविधान का वह संरक्षण करेंगे, वह संविधान का रक्षण करेंगे और प्रतिरक्षण करेंगे। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उनको शपथ ही यही दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति से जो आशा की गई है यानी एक्सपेक्टेशन किया गया है, तो राष्ट्रपति से संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन के को प्रिजर्व यानी परिरक्षण करने, दूसरा यहां पर उनको प्रोटेक्ट करने यानी डिफेंड करने, तथा उनसे प्रोटेक्ट करने, रक्षण और डिफेंड यानी प्रतिरक्षण करने की अपेक्षा की गई है। संविधान के परिरक्षण, रक्षण और प्रतिरक्षण की एक्सपेक्टेशन यहां पर उनसे की गई है। इसलिए इनका रोल सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यह गार्जियन ऑफ गवर्नमेंट है, यह सरकार के अभिभावक की भूमिका में होते हैं। सरकार को राष्ट्रपति को बताना चाहिए आपको क्या और कैसे करना चाहिए। सरकार के अभिभावक की भूमिका में होते हैं, गवर्नमेंट के गार्जियन के रूप में यहां पर होते हैं। अभी 2014 के बाद एक अलग तरीके का पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे यहां बना था कि प्राइम मिनिस्टर किसी अलग पार्टी के थे और प्रेसिडेंट किसी अलग पार्टी के थे। प्रणब मुखर्जी साहब जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित हैं, 2012 में राष्ट्रपति बने थे, उनका रिटायरमेंट 2017 में था। तो 2014 में जब एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार आती है, तो भी हमारे प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी साहब थे। उस दौरान प्रणब मुखर्जी साहब और बीजेपी गवर्नमेंट में कई बार कन्फ्रंटेशन भी हुए और कई बार वहां पर प्रणब मुखर्जी साहब ने राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सरकार को कई तरीके के एडवाइस भी दिए, सजेशन भी दिए, कई चीजें बोली। तो वहां पर काफी बड़ा मुद्दा वो होकर आया कि प्रेसिडेंट का रोल क्या हो सकता है। तो प्रेसिडेंट का जो मूल रोल है वो है गार्जियन ऑफ गवर्नमेंट, हमारे गवर्नमेंट के गार्जियन के रूप में हो। दूसरा, हमारा प्रेसिडेंट उस एक्सिस की भांति है, एक्सिस है, ये एक धुरी है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में वह हमारे पॉलिटिकल सिस्टम की मजबूती को, सॉलिडेरिटी को जो है रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कभी प्राइम मिनिस्टर का डेथ हो गया, कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हो पा रही है, कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है, तो हमारे पास एक व्यक्ति है जिसकी तरफ हम देख सकते हैं, वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं। तो राष्ट्रपति संवैधानिक संकट जब आते हैं तो एक एक्सिस के रूप में, सेंट्रल एक्सिस के रूप में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति वह एक धुरी के समान है, यानी एक एक्सिस के समान है, लाइक एक्सिस जो है, लाइक एन एक्सिस जो है धुरी के समान है, जो किसी भी संवैधानिक संकट की स्थिति में हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी को वहां पर बैलेंस करते हैं। तो संकटकालीन स्थिति में
यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था को संतुलित करने का काम जो है इनका होता है। संवैधानिक व्यवस्था को संतुलित करने का काम जो है वो इनका होता है। तो किसी भी क्राइसिस लाइक सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को बैलेंस करने का काम होता है इनके पास। तो ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पर ये होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तीसरा, कई बार प्रेसिडेंट का जो पर्सनैलिटी है वो हमारे लिए बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो जो हैं प्रेसिडेंट, वो अपने पद से संबंधित बहुत से ऐसे काम करते हैं जो उनके पद की गरिमा को, उनके सम्मान को बढ़ा देता है। मतलब विदेशी किसी भी डेलीगेट से मिलना हो, प्रेसिडेंट, अगर प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जा पा रहे तो प्रेसिडेंट चले जाते हैं। यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में प्रेसिडेंट जो है तमाम तरीके के स्पीचेस वगैरह देते हैं, कई महत्वपूर्ण जो है वहां पर गाइडलाइंस देते हैं। तो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है वो अपनी पर्सनैलिटी के रूप में जाना जाता है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आपने सुना, उनका अपने आप में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस था उसकी डिग्निटी क्या कर दिया, उन्होंने काफी ज्यादा बढ़ा दिया। तो यहाँ पर राष्ट्रपति केवल अपने पद के से संबंधित शक्तियों के कारण नहीं, बल्कि अपने पद की गरिमा और उसके प्रभाव के दृष्टि से भी क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्रपति के जो निर्देश होते हैं वो सरकारों के लिए एक मोरल और साइकोलॉजिकल जो है प्रेशर का काम करते हैं, और इनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर और मंत्रियों के जो भी कार्य होते हैं वहां पे एक्सपीरियंसेस जो हैं प्रेसिडेंट के, उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। तो अगर यहाँ पर जो है इसी को और थोड़ा सा यहाँ पर हमने दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, सरकार के अभिभावक की भूमिका में ये होते हैं। अगर यहाँ पर हम बोलें तो यहाँ पर जो है राष्ट्रपति धुरी के समान है, संवैधानिक संकट। तो तीसरा इसी से हम जुड़ा हुआ कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है, राष्ट्रपति केवल अपने पद से संबंधित शक्तियों के कारण ही नहीं, बल्कि उस पद की गरिमा और उसके प्रभाव की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं। इनके जो निर्देश होते हैं, राष्ट्रपति के निर्देश, डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट या डायरेक्शन गिवन बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए निर्देश ये गवर्नमेंट के लिए, सरकारों के लिए मोरल और साइकोलॉजिकल प्रेशर का काम करते हैं। सरकारों के लिए नैतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव का काम करते हैं। नैतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव का काम करते हैं। और यही नहीं, ये नेशन के अंदर जो है, यहाँ पर अलग पॉइंट में लिख सकते हैं कि ये जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस भी बढ़ाते हैं। ये जो है राष्ट्रपति देश में, वह यहाँ पर पॉलिटिकल अवेयरनेस, उनके स्पीचेस जो होते हैं, उनके भाषण जो होते हैं, वो राजनीतिक जागरूकता बढ़ाते हैं। वो उनके स्पीचेस जो हैं और लोकतंत्र के प्रति विश्वास बनाए रख, ये फेथ इन डेमोक्रेसी को इनके द्वारा मजबूत किया जाता है। लोकतंत्र में विश्वास को ये बनाए रखने में काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर किए जाते हैं। ये विदेशों में अन्य देशों के साथ संबंधों को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंतिम जो सबसे, और यहीं पे हमने कहा कि विदेशों के साथ संबंध, यहाँ पर विदेशों के साथ संबंध, फॉरेनर के साथ, तो हमारी विदेश नीति के लिए भी क्या है, ये केंद्रीय धुरी है। यानी घरेलू नीति और विदेशिक नीति दोनों में प्रेसिडेंट के व्यक्तित्व की, पर्सनालिटी की बड़ी भूमिका होती है।
अंतिम में हमने कहा कि यहाँ पर मेन जो आर्गुमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट है, वो बताइए कि इनके पास कई जो हैं वह यहाँ पर जो है वह ऐसी पावर हैं जो संकट काल में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यानी इनके पास परिस्थिति जन्य डिस्क्रिशन, सिचुएशनल डिस्क्रिशन होता है, परिस्थिति जन्य विशेषाधिकार होता है। जो सिचुएशनल यहां पर जो है डिस्क्रिशन होता है, इस पॉइंट को आप चाहें तो इस पॉइंट के साथ ऐड कर सकते हैं। ये हमने बताया था संकटकालीन स्थिति में संवैधानिक व्यवस्था को संतुलित करने का काम, तो ये लास्ट पॉइंट यहां पर के साथ इसको जोड़ सकते हैं आप। इसी में एग्जाम्पल देते हुए आप बता सकते हैं जैसे वो कौन सी स्थितियां हैं जब क्राइसिस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को ये मजबूत करते हैं, क्या क्या है। तो आप जानते हैं कि इनके पास क्या क्या है, कि हर एक मामले में ये जरूरी नहीं है कि वहां पर प्रेसिडेंट अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस ही ले, कुछ जगहों पर एडवाइस नहीं ले सकते हैं। कब? अगर लोकसभा में बहुमत नहीं है, यदि लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है, यदि लोकसभा में किसी दल को बहुमत नहीं, तो प्राइम मिनिस्टर कौन होगा ये कौन डिसाइड करेगा? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है, प्रेसिडेंट द्वारा। ये इनका डिस्क्रिशन होता है, किसी से इन्हें पूछना नहीं होता है। दूसरी स्थिति है कि यदि लोकसभा में अगर जो है गवर्नमेंट, सरकार अपना विश्वास खो दे, सरकार अपनी मेजॉरिटी लॉस्ट कर दे, सरकार अपना विश्वास खो दे, उसके पास मेजॉरिटी न हो, तो उसकी सरकार की उसकी सलाह पर लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए ये यहां पर बाध्य नहीं है। तो उसकी सलाह पर लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए बाध्य नहीं। ये सब डिस्क्रिशनरी पावर हैं, आपने पढ़ा भी है। तो लोकसभा को विघटित करने के लिए बाध्य नहीं है। यहां पर मिनिस्टर्स के जो भी एडवाइस हैं उनको एक बार रिकंसीडर के लिए क्या कर सकते हैं? रिटर्न कर सकते हैं। मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेजना, सलाह को रिकंसिडरेशन के लिए, पुनर्विचार के लिए एक बार वापस भेजना, एक बार वापस भेजना। तो ये सब जो है यहां पर प्रेसिडेंट का जो है यहां पर है। तो हमारे यहाँ कई एक्टिव प्रेसिडेंट रहे हैं, सक्रिय राष्ट्रपति हमारे यहाँ पर रहे हैं। हम उनका एग्जाम्पल देंगे जिन्होंने वह अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस की डिग्निटी को मेंटेन किया। इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव हमारे प्रेसिडेंट थे KR नारायणन। कई बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने उनसे कई ऐसे जो हैं काम करने को कहा, एडवाइस किया कि आप ऐसा करिए, तो वो क्या करते थे? उन्हें मालूम था कि वो रिजेक्ट तो नहीं कर सकते एडवाइस को, लेकिन रिकंसीडर के लिए वापस कर सकते हैं। तो अमूमन कई बार बिहार में प्रेसिडेंट रूल लगाना था, KR नारायण साहब ने कहा भाई हम नहीं मानते हैं कि वहां पर ऐसा सिचुएशन है कि आप प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात करें, तो उन्होंने वहां पर उस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। APJ अब्दुल कलाम साहब जब थे तो वहां पर एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का बिल आया हुआ था, उन्होंने उसको रिकंसिडर के लिए वापस कर दिया। तो जब प्रेसिडेंट अगर किसी बिल को, वैसे तो माना जाता है कि प्रेसिडेंट वही करेगा जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेगा, लेकिन अगर सोचिए कि अगर गवर्नमेंट कोई गलत काम करे और वहां पर अगर प्रेसिडेंट जो है वह उस चीज को रिकंसिडर के लिए वापस भेज दे, तो उसका कितना बड़ा मैसेज जाता है और कितना बड़ा प्रेशर गवर्नमेंट के लिए होता है। कुछ भी हो, प्रेसिडेंट को लेकर एक अलग तरीके का फेथ नागरिकों में होता है, और प्रेसिडेंट अमूमन सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर वो बोलते हैं तो यहां पर जो एक्चुअल गवर्नमेंट होती है यानी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको लेकर लोगों का जो फेथ है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा काम यहां पर करता है। तो चाहे वो KR नारायणन साहब रहे हों, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम साहब रहे हों, ये वो शख्स रहे हैं जिन्होंने प्रेसिडेंट के ऑफिस को वाकई जो है पावरफुल ऑफिस के रूप में इन्होंने स्थापित किया, एक डिग्निफाइड ऑफिस के रूप में। तो इन दोनों लोगों का नाम आप वहां पर एग्जाम्पल में दे सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हम लोगों को यह भी देखना था। अब आइए, पांचवा जो क्वेश्चन है प्रेसिडेंट से रिलेटेड, वह उनके पावर से रिलेटेड है और वह है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। हमने यहां पर देखा कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये प्रेसिडेंट के पास है। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट हेड, एग्जीक्यूटिव के हेड है ना, वह कार्यपालिका प्रमुख है
और अध्यादेश का नेचर क्या है? ऑर्डिनेंस का मतलब क्या है? एक तरीके का कानून। कानून बनाने का काम किसका होता है? पार्लियामेंट का। लेकिन अध्यादेश के रूप में, ऑर्डिनेंस के रूप में कानून कौन बना रहा है? प्रेसिडेंट, यानी कार्यपालिका कानून बना रही है। तो पहला सवाल यहां पर उठता है कि क्या ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट का है वो सेपरेशन ऑफ पावर के खिलाफ है? तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अध्यादेश का जो आश्रय लिया जा रहा है वह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन, क्या यह शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन है? एक तो पहला क्वेश्चन यहां पर जो है ये बोला जाता है। पहला चीज सेपरेशन ऑफ पावर, क्यों? क्योंकि कानून बनाना जो है किसका काम है? वह काम पार्लियामेंट का है, लेकिन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के तहत प्रेसिडेंट ये काम कर रहा है। दूसरा चीज कि आखिर अध्यादेश को लागू क्यों किया जाता है, अध्यादेश के पीछे तर्क क्या है? तो अध्यादेश ऑर्डिनेंस जो है के लिए, ऑर्डिनेंस के पक्ष में, इन फेवर ऑफ ऑर्डिनेंस, क्या आपके आर्गुमेंट हैं? पहले वो आप बताइए, फिर यहां पर बताइए कि अध्यादेश का जो मिसयूज हो रहा है, अध्यादेश का दुरुपयोग जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, वहां उसके फेवर अगेंस्ट में बताइए उसका दुरुपयोग, यानी वहां पर जो है उसका जो विपक्ष में आपको बताना है वो बताना है। और क्या इसे समाप्त कर देना चाहिए? क्या आपको लगता है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के प्रोविजन को रिपील कर देना चाहिए? क्या अध्यादेश को समाप्त कर देना चाहिए? तो यहां पर ये सब कुछ सवाल हमसे बनते हैं। तो मेनली यहां सवाल क्या बनता है? दो, कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ये प्रेसिडेंट को क्यों दिया गया है, पहला। दूसरा, इसका क्यों जरूरत पड़ा। तीसरा, इसका मिसयूज क्यों हो रहा है। और चौथा, क्या इसको रिपील करना चाहिए या इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। और जुडिशियल डिसीजन, न्यायिक निर्णय क्या हैं, ये सबसे जरूरी होते हैं आपके आंसर में। जुडिशियल अगर डिसीजन रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो आपका आंसर क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। तो ऑर्डिनेंस से रिलेटेड इतने टाइप के जो है वो क्वेश्चन आपसे क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। अब एक एक करके यहां पर देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें लिखना है। हमने कहा कि पहला तो काम है आपका इंट्रो जो है वहां पर कैसा होना चाहिए। इंट्रो में ही आप ये बता सकते हैं कि हमारे यहां सेपरेशन ऑफ पावर वह देखा जाता है, या हमारे यहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी देखा जाता है, और यहां पर अध्यादेश जारी करना जो है वह इसी तरीके में एक जो है बड़ा चिंता का विषय है। तो दो रूपों में आप चाहें तो इस पूरे क्वेश्चन को लिख सकते हैं। पहला इंट्रो हमारा कैसे लिखा जा सकता है? पहले हम चिंता व्यक्त कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि हमारे यहां पर वह कंसंट्रेशन ऑफ पावर को प्रिवेंट करने के लिए और आर्बिट्रेरीनेस को प्रिवेंट करने के लिए, यानी शक्ति के केंद्रीकरण, टू प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर एंड आर्बिट्रेरीनेस ऑफ गवर्नमेंट, शक्ति के केंद्रीकरण तथा निरंकुश प्रवृत्तियों पर रोक लगाने के लिए, शक्ति पृथक्करण की धारणा, सेपरेशन, कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वो इंपॉर्टेंट है। शक्ति पृथक्करण की धारणा महत्वपूर्ण है, है। तो सेपरेशन ऑफ पावर क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रिवेंट करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ पावर और आर्बिट्रेरीनेस को। लेकिन राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है उसके मिसयूज की वजह से कार्यपालिका द्वारा वह विधायिका के कार्यों का, यानी एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव द्वारा वह लेजिस्लेचर के जो रोल है उनका इंक्रोचमेंट किया जा रहा है। चूंकि हमने कहा अगर कानून बनाना है तो संसद द्वारा कानून बनाने की अपनी एक प्रक्रिया होती है। पहले ड्राफ्ट बिल आएगा, फिर उसके ऊपर डिबेट होगा, डिस्कशन होगा, कमिटीज के पास जाएगा, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो जो कानून बनता है उसकी सारी चीजें लोगों को मालूम होती है, उसकी मेरिट डिमेरिट मालूम होती है। लेकिन प्रेसिडेंट तो एक झटके में ऑर्डिनेंस उन्होंने इशू कर दिया, किसी को कोई डिबेट करने का मौका ही नहीं है वहां पर।
तो इसलिए ये कहा जाता है कि प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव है, उनका काम कानून बनाना नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का दुरुपयोग मिसयूज जो है वह एग्जीक्यूटिव द्वारा विधायिका के कार्यों यानी लेजिस्लेचर के फंक्शन में इंक्रोचमेंट के रूप में देखा जाता है। विधायिका के कार्यों में अतिक्रमण के रूप में, इंक्रोचमेंट के रूप में देखा जाता। एक तरीका यह है जहां पर आपने इस तरीके से बात को रखा और इसीलिए यह डिस्प्यूटेड है, इसीलिए विवादास्पद है। यही कारण है कि यह जो प्रोविजन है यह डिस्प्यूटेड है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर डिस्प्यूटेड है कि क्या यह होना भी चाहिए कार्यपालिका को अधिकार या नहीं। दूसरा हम बोलेंगे एक दूसरा तरीका इंट्रो लिखने का कि पार्लियामेंट्री जो रूल है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में वह विधायिका और कार्यपालिका के बीच में क्या देखा जाता है, एक जो है हार्मोनियस रिलेशन देखा जाता है। विधायिका और कार्यपालिका में वह यहां पर जो है समन्वयकारी संबंध देखा जाता है, एक कॉर्डियल रिलेशन देखा जाता है, समन्वयकारी संबंध देखा जाता है। और यही वजह है कि यहां पर समन्वयकारी या सामंजस्यकारी संबंध देखा जाता है। यह अमेरिका की भांति रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर पर बेस्ड नहीं है। इसीलिए अनिवार्य या अपरिहार्य स्थितियों में, अपरिहार्य ये कंपल्सरी सिचुएशन है, इंडिस्पेंसिबल है, इनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। अपरिहार्य स्थितियों में राष्ट्रपति को वह अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति दी गई है। अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ ऑर्डिनेंस मेकिंग, अध्यादेश जारी करने की विधायी शक्ति यहां पर दी गई। तो दोनों में से कोई भी एक तरीका आप चुन सकते हैं इंट्रो लिखने का। और यह ध्यान दीजिए कि इंट्रो भी जो है वह कंटेंट से रिच होना चाहिए। मतलब सुपरफिशियल चीजें जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है, इस तरीके का जो है ट्रेडिशनल टाइप ऑफ आंसर राइटिंग था। आप धीरे धीरे इसको छोड़िए, कीवर्ड्स पर आइए, बार बार बोल रहे हैं। और ये जब 10, 15, 20 बार आप अपने दिमाग में सुनेंगे, आप खुद देखिएगा आपका आंसर की जो क्वालिटी है वो पहले से इंप्रूव हो जाएगी। अभी आपने पिछले कुछ दिनों से आंसर लिखना स्टार्ट किया है, जिन लोगों ने किया है रेगुलरली और रिलीजियसली, जिनको लग रहा है कि नहीं हमको इंप्रूव करना है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने इसके बावजूद लिखा नहीं होगा, लेकिन जो लोग लिख रहे होंगे वो धीरे धीरे वो रियलाइज कर रहे होंगे कि उनका पहले जो लिखने का तरीका था और आज जो लिखने का तरीका है उसमें चेंजेस आ रहे होंगे। चीजें देख सुनकर ही सीखी और समझी जाती हैं और उसमें इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन केवल टीचर की भूमिका नहीं होती है। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा, न आप सोच सकते हैं, न आप लिख सकते हैं, न आप रट सकते हैं। हर एक चीज प्रैक्टिस पर टिका हुआ है। और खासकर यूपीएससी और पीसीएस का जो एग्जाम है ये इंटेलेक्चुअल एग्जाम नहीं है। कभी मत इस गफलत में आइएगा। इसलिए कई बार आप सुनते हैं कि वो भैया 10 बार आईएएस का, 10 बार जो है पीसीएस का, आईएएस पीसीएस का मेंस दिए थे, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्या किया जाए, सब यहां पे लिखा होता है, सब किस्मत का खेल है। तो ये किस्मत वगैरह जो शब्द है ना, वह किस्मत भी लोग बनाते बिगाड़ते रहते हैं, क्योंकि आप कई तरीके की चीजों को विजुलाइज नहीं करते हैं। हम जब सफल नहीं होते हैं तो हम एक्सक्यूजेस देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे जीवन में ये था, हमारे जीवन में वो था, इस वजह से ऐसा हो गया, इस वजह से वैसा हो गया। सवाल ये नहीं है, सवाल है एफर्ट का, सवाल किस्मत का नहीं है, सवाल सक्सेस और फेल्योर का नहीं। अगर आप कल को हार भी जाते हैं, कल को आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है किसी का, लेकिन उसने अपना 100% दिया है, तो वो अपने लाइफ में कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होगा। जीवन में वो इससे भी बड़े अगर वो अचीवमेंट न पाए तो कहिए, वो और बड़ी उपलब्धियां अर्जित करेगा अगर कोई यूपीएससी और यूपीपीसीएस की ईमानदार तैयारी करता है।
लेकिन ऑनेस्टी यहाँ पर कई बार नहीं होती और हम विक्टिम जो है, जो फीलिंग होती है उसको लेकर आ जाते हैं कि हमारे सर्कमस्टेंसेस हमारे खिलाफ थे। छोटी एक कहानी बताकर फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। कंचन, अभी कल उससे बात भी हो रही थी, कंचन की एक कहानी है, बहुत ज़रूरी है, जो आप सबको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आप में से बहुत सी लड़कियां भी हैं जो मैरिड हैं और वो तैयारी कर रही हैं, और उनका नो डाउट जो है उनके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। 98-2000 के लगभग जो है कंचन की शादी तब हुई जब वो इंटरमीडिएट में थी। उनके जो हस्बैंड थे वो आर्मी में थे, और वहाँ से जो है देखा गया कि जब उनकी शादी हुई तो उसके बाद उनका पढ़ाई रुक गया। हालांकि उनके हस्बैंड विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन गांव का माहौल था जहाँ पे वो रहती थी, तो गांव में वो रहकर उन्होंने वहाँ पर जो है अपना घर बार संभालना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे उनको 2 बच्चे भी वहाँ पर हुए, और 2008 तक आते आते उनका लाइफ जो है बिल्कुल सेट हो चुका था। फैमिली जो है लाइफ, गांव वाली जो लाइफ है उसमें बुरी तरीके से रम चुकी थी। इसी बीच उनके लाइफ में एक यू टर्न आता है, उनके हस्बैंड का जो ट्रांसफर होता है वो इलाहाबाद में हो जाता है। इलाहाबाद में जब वो यहाँ पर आते हैं तो साथ में वाइफ को और बच्चों को यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। 2008-9 में उनके हस्बैंड के यहाँ पर एक प्रोग्राम था, और वहाँ पर कंचन ने भी उस प्रोग्राम में कुछ बातें वहाँ पर बोली थी। जो वहाँ कमांडेंट थे उनकी वाइफ को कंचन की बातें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कंचन से कहा कि तुम कहाँ तक पढ़ी हो, इतनी अच्छी अच्छी बातें बोल रही हो। कंचन ने कहा कि हम मैम केवल इंटरमीडिएट तक हमने पढ़ाई की हुई। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है, तुमको आगे की तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अब मैम इस एज में जहां हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, हम कहाँ पढ़ाई करेंगे। तो उन्होंने कहा कोई नहीं, प्राइवेट जो है कोई इंस्टीट्यूट से कर लो या फिर जो है इग्नू से कर लो। तो कंचन ने उस वक्त इग्नू से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया 2012 में। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो कुछ लोगों ने कहा जब ग्रेजुएशन कर ही लिया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। 2014 तक उनका पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया। फिर लोगों ने कहा कि बीएड कर लो तो एक टीचर की नौकरी भी मिल सकती है यहाँ पर, तो उन्होंने बीएड भी वहाँ पर किया। फिर लोगों ने कहा जब इतना पढ़ी ली हो तो क्यों नहीं एक आध बार पीसीएस का एग्जाम दे देती हो, तो उन्होंने पीसीएस और आईएएस की तैयारी करनी शुरू की। आईएएस में अटेम्प्ट चूंकि उनके पास अब कम बचे थे, किसी तरीके से उन्होंने अटेम्प्ट दिया। 2017 के मेंस में उन्होंने आईएएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई किया और उन्होंने मेंस दिया, और मेंस के साथ साथ इंटरव्यू क्वालिफाई किया, इंटरव्यू में भी पहुंची। 2017 में पहली बार जो है वो यहाँ इलाहाबाद के हमारे इंस्टीट्यूट में DIS में आई, और उस वक्त लकली मेरा ही क्लास जो है पहला क्लास वहाँ पर चल रहा था। और कंचन ने जो है वहाँ जो उसका कमिटमेंट था उस एज में जहाँ पर बच्चा 12वीं में पढ़ रहा हो और माँ जो है वो आईएएस पीसीएस के सपने देख रही हो, ये एक अलग तरीके का सिचुएशन होता है वहाँ पर। लेकिन कंचन जो है उन्होंने एक जिद थी, शाम को वो क्लास लेती थी, सुबह अपना जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो कभी पीछे नहीं हटी। शाम 5:30 बजे वो यहाँ पे क्लास में आती थी। 8 बजे जब क्लास ओवर होता था उनके हस्बैंड नीचे खड़े उनका वेट कर रहे होते थे, और फिर वो अपने घर वहां पर जाती थी। 2017 में इंटरव्यू दिया, उस साल फाइनली सिलेक्शन तो नहीं हो पाया आईएएस में, हालांकि बहुत अच्छी तैयारी वहां पर थी, लेकिन फिर भी 2018 में बिहार पीसीएस में आज वो एसडीएम के रूप में काम कर रही हैं और बहुत अच्छी भूमिका वहां पर निभा रही हैं। तो सवाल इस चीज का है कि जो लोग कमिटमेंट अपने साथ रखते हैं, जिनके अंदर एक जील होता है, लड़ने की इच्छा शक्ति होती है, उनके पास बहाने नहीं होते, और लाइफ में उम्र मायने नहीं रखता है, समय मायने नहीं रखता है कि आज आपको सक्सेस मिल रहा है कि आज से 2 साल बाद आपको सक्सेस आपके लिए मायने रखता है। जेपी यानी जयप्रकाश जो मौर्य जी थे, वो उनके साथ ग्रुप में शायद कोई ऐसा था जो आईएएस में सेलेक्ट नहीं हुआ और अच्छे रैंक में सेलेक्ट नहीं हुआ। मैक्सिमम उनके साथ के, चाहे वो रूबल जी रही हो, चाहे किंजल रही हो, चाहे प्रांजल रही हो, सब लोग सेलेक्ट हो गए। एक ऐसे व्यक्ति थे जो उस पूरे ग्रुप में वहां पर सिलेक्शन नहीं हुआ था। 5 अटेम्प्ट उनके निकल चुके थे और अब उनके लिए अपना पेशेंस बनाए रखना बड़ा मुश्किल था। और स्थिति प्रेशर का ये था कि अपने जो 5वें अटेम्प्ट में वो इंग्लिश, जो व्यक्ति इंग्लिश में काफी कंफर्टेबल हो, इंग्लिश कंपलसरी पेपर वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, केवल वहां पर इस प्रेशर की वजह से। लेकिन अगले अटेम्प्ट में उन्होंने अपने आप को पूरा झोंक दिया, और उसका वजह रहा कि 2009 में आईएएस में AIR यानी ऑल ओवर इंडिया उनका रैंक जो है 9th था, और वो हिंदी मीडियम से थे।
इंग्लिश मीडियम से नहीं थे, हिंदी मीडियम से 9th रैंक ऑल इंडिया रैंक जो उनका आया था, वो अपने आप में उस कमिटमेंट को शो करता है, उस जो है जुझारूपन को शो करता है। तो इस चीज को थोड़ा अपने मन में समझिए कि कैसे आपको करना है। तो बहरहाल हमने कहा कि आंसर प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे इंप्रूव अपने आप होगा। आइए अब हम लोग अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्डिनेंस जो है उसके फेवर में क्या आर्गुमेंट है, पहले वो देखते हैं। अध्यादेश के पक्ष में तर्क क्या है, ऑर्डिनेंस के फेवर में क्या आर्गुमेंट हैं, पहले एक एक करके उसको देखते हैं। पहला आर्गुमेंट यहां पर क्या है कि ये ऑर्डिनेंस जो है वह एक्सेप्शनल केसेस में पॉलिसी कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है, कि हमारे यहां पर जो है कानून जो है वो यहां पर रहे। एक सेकंड बस, एक मैसेज कर दूं। ठीक है, तो पहली चीज है कि ये एक्सेप्शनल केसेस में ऑर्डिनेंस कोई एक रेगुलर फिनोमिना नहीं है कि प्रेसिडेंट इसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो आपवादिक परिस्थितियों में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, ये राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ नेशन को ये प्रेसिडेंट को दिया गया है, ये ऐसा नहीं किसी को भी दे दिया गया है। हेड ऑफ नेशन के रूप में यह लॉ मेकिंग का एक अल्टरनेटिव पावर है, यह अल्टरनेटिव पावर ऑफ लॉ मेकिंग है जो प्रेसिडेंट को दिया गया है। यह विधि निर्माण की वैकल्पिक शक्ति यहां पर दी गई या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो यह अल्टरनेटिव जो है यहां पर सिस्टम है लॉ मेकिंग का, जो एक्सेप्शनल केसेस में हमारे प्रेसिडेंट को हेड ऑफ नेशन की वजह से दिया जाता है। और ये पॉलिसी कंटिन्यूटी के लिए जरूरी है कि अगर जो है उस वक्त पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो पॉलिसी डिसकंटिन्यू हो जाएगा जिसकी जरूरत है। तो यहां पर अगर ऑर्डिनेंस हो जाता है फॉर अ टाइम बीइंग, यह नीतिगत निरंतरता के लिए आवश्यक है। यह नीतिगत निरंतरता के लिए क्या है, यह आवश्यक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑर्डिनेंस कोई एब्सोल्यूट पावर नहीं है, यह तमाम टर्म एंड कंडीशंस हैं। जैसे क्या क्या कंडीशंस हैं, पहली चीज है दोनों हाउस या कोई एक हाउस जो है पार्लियामेंट का सेशन में न हो तभी ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। यानी कभी भी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू नहीं कर सकता है, उसके लिए एक सिचुएशन चाहिए। और इमीडिएट एक्शन जहां पर लेना जरूरी हो वहां पर ही ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है, जहां इमीडिएट की जरूरत नहीं वहां नहीं ऑर्डिनेंस इशू किया जा सकता है। तो यह पॉलिसी कंटिन्यूटी के लिए यहां पर जरूरी है। और यह टेम्पररी लॉ है, अस्थाई कानून है, ऐसा भी नहीं है कि ये अस्थाई कानून है। और अस्थाई कानून और यहां पर कुछ शर्तों के अधीन है, सर्टेन अंडर द सर्टेन कंडीशंस, कुछ शर्तों के अधीन है, इसलिए इसके मिसयूज की पॉसिबिलिटी क्या है, बहुत कम है। कुछ शर्तें क्या है वहां पर हम बता देंगे कि वहां पर संसद के किसी या दोनों सदन के, संसद के किसी सदन, किसी या दोनों सदनों के सत्र न होने पर, सत्र न होने पर ही लाया जा सकता है। दूसरा क्या है, यहां पर त्वरित कार्रवाई आवश्यक होने पर, इमीडिएट एक्शन अगर नेसेसरी हो तब। और तीसरा पार्लियामेंट्री अप्रूवल, संसद का अनुमोदन चाहिए अगर इसको कंटिन्यू करना है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि ये इसका मिसयूज, तो इसके दुरुपयोग पर रोक यहां लगाई गई है, इसके मिसयूज को प्रिवेंट करने का प्रावधान किया गया है, इसके दुरुपयोग को रोकने का प्रावधान किया गया है ऑलरेडी। तो इसलिए ऑर्डिनेंस जो है वो सही है, ऐसा नहीं है कि वहां पर गलत है। और तीसरा जो इसके पीछे तर्क दिया जाता है, तो हमने कहा पहला, दूसरा और तीसरा ऑर्डिनेंस के फेवर में, यह बहुत फ्लेक्सिबल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है, यह फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है, यह संविधान की लोचशीलता को यहां पर दर्शाता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड नहीं है,
यह बहुत फ्लेक्सिबल है कि जहां पर अगर कानून संसद नहीं बना पा रहा है तो कौन कर ले रहा है, तो वहां पर यह जो है बना दे रहा है। तो संसदीय व्यवस्था जो है वहां पर संसदीय व्यवस्था के यह फीचर के अकॉर्डिंग है, संसदीय व्यवस्था के इसेंशियल फीचर के अकॉर्डिंग है, यानी विधायिका और कार्यपालिका का जो सामंजस्य है, तो आधारभूत विशेषता के अनुरूप है, आधारभूत विशेषता के अनुरूप यहां पर है। तो यह फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है और यह अकॉर्डिंग टू एसेंशियल फीचर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में रिजिड सेपरेशन को अवॉइड करता है। अब थोड़ा सा यहां पर जुडिशरी के भी जो वर्डिक्ट हैं उनको हम देखते हैं और तब इसके मिसयूज पर बात करेंगे। यहां पर जो है, यहां हम अगर पहले मिसयूज भी बात कर लेते हैं, अध्यादेश का दुरुपयोग। तो यहां पर जो है अध्यादेश का दुरुपयोग, मिसयूज किस रूप में होता है, या इसके अगेंस्ट, इसके विपक्ष में जो है वो क्या आर्गुमेंट है, इन दोनों को एक साथ यहां पर देखते हैं। क्या प्रॉब्लम है, ऑर्डिनेंस को कैसे मिसयूज किया जाता है। पहला चीज, क्यों इसका सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया जाता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट है। कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर का नहीं। तो अध्यादेश सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की धारणा के प्रतिकूल है, की धारणा के प्रतिकूल है। यानी एग्जीक्यूटिव यहां लेजिस्लेटिव रोल प्ले कर रहा है। पहला तो हम बोलेंगे कि कार्यपालिका विधायी कार्य न करें। दूसरा, यह जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोसेस है उसके भी अगेंस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या है कि एक बिल आएगा, पार्लियामेंट के किसी हाउस में आएगा, वहां पर डिबेट डिस्कशन होगा, कमिटीज के पास जाएगा, पास होगा, सेकंड हाउस में आएगा, वहां डिबेट डिस्कशन होगा और वहां से प्रेसिडेंट के पास आएगा। तो अगर ऑर्डिनेंस आपने इशू कर दिया तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, ये होगा ही नहीं और यहां पर जो है उसके मेरिट डिमेरिट कानून के सामने आएंगे नहीं। तो यह संवैधानिक विधायी प्रक्रिया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, संवैधानिक विधायी प्रक्रिया के विरुद्ध है और यह एक तरीके से इंक्रोचमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यह संविधान का अतिक्रमण है, यह संविधान का अतिक्रमण यहां पर है। यह फ्रॉड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के साथ, हमारी संवैधानिक योजना के साथ एक फ्रॉड के रूप में इसको देखा जाता है। तीसरा, कि अगर ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है तो ऑर्डिनेंस लाने से, ऑर्डिनेंस क्यों इजी रूट माना जाता है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अगर कोई कानून सरकार लाना चाहती है जो बहुत जरूरी उसके लिए प्रायोरिटी में है, लेकिन अगर उसे मालूम है कि उसके कंट्रोवर्शियल प्रोविजन की वजह से पार्लियामेंट में विरोध होगा, अपोजिशन पार्टी उसको क्रिटिसाइज करेंगी और पब्लिक ओपिनियन वह गवर्नमेंट के खिलाफ हो सकता है, तो वो सोचते हैं कि डिबेट डिस्कशन अवॉइड करो और सीधे इसे ऑर्डिनेंस लेकर आ जाओ। तो यहां पर सरकार द्वारा किसी विषय पर संसद का सामना करने से बचना, तो कई बार यहां पर संसद करने से बचना, यानी कुल मिलाकर यहां पर जो है वह यहां पर ऑर्डिनेंस की वजह से वह उचित जो है पर्याप्त चर्चा परिचर्चा नहीं होता है, डिबेट डिस्कशन नहीं होता, चर्चा परिचर्चा नहीं होता है और अपोजिशन के रोल को हम क्या कर सकते हैं, कन्फाइंड कर देते हैं। विपक्षी दलों की भूमिका सीमित हो जाती है, पार्लियामेंट में जाना नहीं चाहते हैं और डिबेट डिस्कशन अवॉइड करते हैं और इससे अपोजिशन पार्टी का रोल जो है सीमित हो जाता है, सीमित हो जाती है। और ऑर्डिनेंस लाने का एक और कारण भी है। ऑर्डिनेंस इसलिए भी आजकल गवर्नमेंट कई बार लाती है कि यह देखा गया कि लोकसभा में मेजॉरिटी है गवर्नमेंट का, लेकिन राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं है।
तो वहां पर वो पास हो नहीं पाएगा बिल, तो इससे अच्छा है कि ऑर्डिनेंस लाकर बिल बनाया जाए। यानी अपर हाउस में, अपर हाउस यानी राज्यसभा में बहुमत न होने पर, मेजॉरिटी नहीं होने पर ऑर्डिनेंस को लाया जाता है, सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जाता है, सरकार द्वारा ऑर्डिनेंस लाया जाता। अब अगर ऐसा ट्रेंड होगा तो इससे कौन सबसे ज्यादा परेशान होगा, मतलब किसकी भूमिका घटेगी? तो इससे राज्यसभा का, अपर हाउस का। इसीलिए तो हमने बनाया था अपर हाउस कि आप मनमाना कोई कानून न बना सके। अगर अपर हाउस में आपका जो है मेजॉरिटी नहीं और आपको लगता है कि कानून बनाना जरूरी है, तो अपर हाउस के मेंबर को आप जो है कन्विंस कीजिए। तो यहां पर जो है वह इससे राज्यसभा की भूमिका सीमित होती है। ऑर्डिनेंस ने क्या किया है कि राज्यसभा का भी रोल कन्फाइंड कर दिया, राज्यसभा की भूमिका सीमित होती। कुल मिलाकर ऑर्डिनेंस की वजह से संवैधानिक प्रावधानों और संस्थाओं का मिसयूज हो रहा है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल जो है प्रोविजन और यहां पर जो है इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग हो रहा है, संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा, यहां पर दुरुपयोग हो रहा है। और यही वजह है कि अलग अलग मामलों में जुडिशरी ने इस पर कई तरीके की बातें बोली हैं। तो जुडिशियल वर्डिक्ट क्या रहा है यहां पर, यह भी एक बार समझ लेते हैं। जुडिशरी का क्या कहना है? पहला केस आया आरसी कूपर केस। ये क्यों आया था पहले एक बार इसको भी समझ लीजिएगा। 69 था, 1969 में 14 निजी क्षेत्र की बैंक थे जिनका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण किया गया, बैंकों का नेशनलाइजेशन, फेमस वो केस था। ये आरसी कूपर को हम बैंक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक केस भी कहते हैं, बैंकों के राष्ट्रीयकरण का वाद भी कहते हैं। मामला पहुंचा वहां पर। यह बैंकों का नेशनलाइजेशन एक ऑर्डिनेंस के जरिए हुआ था, पार्लियामेंट में कोई कानून लाकर नहीं, एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ने इशू कर दिया वहां पर। तो ये सवाल उठाया गया, एक तो फंडामेंटल राइट्स से जोड़कर देखा गया कि ये जो है वह राइट जो है उनका जो कैरी ऑक्यूपेशन और बिजनेस है वो अपना आर्टिकल 19 के थ्रू अपनी बिजनेस को वहां पर कैरी कर सकते थे। लेकिन यह नेशनलाइजेशन जो यहां पर किया गया यह उस फंडामेंटल राइट के खिलाफ था और यह ऑर्डिनेंस लाकर किया गया था। तो ऑर्डिनेंस भी विधि की परिभाषा में आता है, इसलिए उसके खिलाफ था। और यहीं पर जब मामला पहुंचा कोर्ट में तो आरसी कूपर केस में यहां पर देखिए क्या हुआ। इन्होंने कहा कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति पर विधायिका परिचर्चा के आधार पर बहस जो है जो कर सकती है, या और ऑर्डिनेंस जो है उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। यानी आरसी कूपर केस में बोला गया कि न्यायपालिका वह अध्यादेश की न्यायिक समीक्षा कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ ऑर्डिनेंस इज पॉसिबल, कर सकती है। इन्होंने कहा था अगर ऑर्डिनेंस के जरिए लेजिस्लेचर में डिबेट डिस्कशन को रोकने की कोशिश की जाती है। जैसे ही यहां पर आरसी कूपर केस में यह डिसीजन आया, दूसरा स्टेप यहां पर उठाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। गवर्नमेंट ने 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया और इस अमेंडमेंट के जरिए 38वें संविधान संशोधन के जरिए इन्होंने कहा अध्यादेश जारी करने में सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वो फाइनल होता है। अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति का समाधान अंतिम होता है। राष्ट्रपति का सेटिस्फैक्शन, राष्ट्रपति का समाधान अंतिम होता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, और जिसे किसी भी आधार पर ऑन एनी ग्राउंड, जिसे किसी भी आधार पर जुडिशरी में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, जिसे किसी भी आधार पर न्यायालय में
चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब इसके बाद ये देखा गया कि ये तो एक तरीके से ऑर्डिनेंस अब कुछ भी बना सकता है प्रेसिडेंट और जिसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। तो बड़ा डिस्प्यूटेड प्रोविजन था, लेकिन आगे चलकर जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई 1977 में, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए इस जो है संशोधन को, इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। ये जो ऊपर वाला प्रावधान है इसको क्या कर दिया गया? समाप्त। यानी फिर से ये कह दिया गया कि जुडिशियल रिव्यू ऑर्डिनेंस का हो सकता है। तो यहां पर एक मामला तो ये आया था। फिर तीसरा मामला आया यहां पर डीसी वाधवा केस, बहुत चर्चित केस था डीसी वाधवा केस। असल में 1967 से लेकर 1984 तक यह देखा गया, 81 तक 14 सालों में 250 से अधिक ऑर्डिनेंस वह गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए गए थे। बिहार गवर्नमेंट, एक अकेले स्टेट ने, वहां के गवर्नर ने 250 से अधिक जो है ऑर्डिनेंस इशू किए। और आज तक अगर हम बात करें यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के द्वारा, तो लगभग 700 ऑर्डिनेंस इशू किए जा चुके हैं। ये समझने वाली बात है, जिसे हम अपवाद एक्सेप्शन बोल रहे थे, वो सबसे जनरल रूल के रूप में यूज किया गया है। तो यहां पर ये मामला जब डीसी वाधवा केस में गया, तो डीसी वाधवा केस में जुडिशरी ने कहा यह बहुत अफसोसजनक है कि इस तरीके से ऑर्डिनेंस इशू किया जा रहा है। एक दूसरा खेल भी यहां पर शुरू हो चुका था ऑर्डिनेंस में, कि कई बार वहां पर यह देखा जाता था कि कोई कानून बनाना है और हमारा हाउस में जो है मेजॉरिटी बहुत ज्यादा नहीं है, हमको डर लग रहा है कि वो कानून बन भी पाएगा नहीं बन पाएगा, तो हम सदन से बचने के लिए ऑर्डिनेंस का सहारा लेते थे। मतलब हम वहां पर एक ऑर्डिनेंस बनाया और ऑर्डिनेंस हमने 4 महीने मान लीजिए कंटिन्यू रखा। अब सेशन शुरू होने वाला है हाउस का, तो हमने 4 महीने बाद प्रेसिडेंट, मान लीजिए प्रेसिडेंट ने बनाया और हाउस स्टार्ट होने वाला है, तो उन्होंने ऑर्डिनेंस वापस ले लिया। वापस लेकर जैसे ही फिर हाउस वहां पर रन करेगा, हाउस चलना स्टार्ट करेगा, उसके पहले जो है हाउस खत्म होने की, यानी सेशन खत्म होने के बाद फिर से एक ऑर्डिनेंस इशू किया गया और फिर उसको जो है 4 महीने 2 महीने कंटिन्यू रखा गया। यानी एक ही विषय पर बार बार ऑर्डिनेंस, रीप्रोमोगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस, वो बार बार एक ही विषय पर ऑर्डिनेंस लाकर, यानी एक तरीके से बिना संसद में कानून बनाए हुए वहां पर ऑर्डिनेंस के द्वारा एक कानून बना दिया गया। यानी वैसे तो ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने उसको रखकर पास कराना चाहिए या जो भी करना है वहां पर, अप्रूवल या डिसअप्रूवल। लेकिन ये लोग क्या करते थे कि ऑर्डिनेंस जारी किए और जैसे ही सदन होने वाला है ऑर्डिनेंस वापस ले लिए। अब सदन जब हो गया, बैठक वगैरह, सत्र खत्म हो गया, फिर से ऑर्डिनेंस इशू कर दिए। तो उसी विषय को एक परमानेंट लॉ बना देते थे, जबकि ऑर्डिनेंस क्या है? टेम्पररी लॉ है। तो डीसी वाधवा ने इसी मामले को यहां पर उठाया। इस केस में जो है यहां पर बोला गया, यदि अध्यादेश का प्रयोग सामान्य प्रक्रिया, यानी जनरल प्रोसीजर, सामान्य प्रक्रिया के रूप में करते हैं, जनरल रूल के रूप में करते हैं, तो ये ऑर्डिनेंस राज है। तो पहली बार इन्होंने जो डीसी वाधवा केस में वर्ड आया, यह अध्यादेश राज, ऑर्डिनेंस राज, इन्होंने वर्ड यूज किया जुडिशरी ने, अध्यादेश की स्थिति हो, अध्यादेश राज की स्थिति। अगर हम जनरल रूल बना लेते हैं ऑर्डिनेंस इशू करने को, तो यह यहां पर ऑर्डिनेंस राज के रूप में ये यहां पर देखा जाएगा। तो यहां पर इन्होंने कहा कि अध्यादेश का प्रयोग जो है वह असाधारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में किया जाता है, पॉलिटिकल पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए नहीं। तो डीसी वाधवा केस में कहा गया कि अध्यादेश का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में होना चाहिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण परिस्थितियों में, न कि राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, न कि पॉलिटिकल पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। तो ये एक क्लियरिटी यहां पे इन्होंने दिया।
डीसी बाधवा ने केस में कोर्ट ने सीधे बोला कि अगर जो है बार बार एक ही विषय पर अध्यादेश जारी किया जाएगा तो जुडिशरी उसके लिए वह गवर्नमेंट को रोक सकती है। न्यायपालिका एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करने पर रोक लगा सकती है। एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करने पर रोक लगा सकती है। तो ये बार यहां पर इन्होंने ये क्लियर किया कि हम जुडिशियल इंटरवेंशन कर सकते हैं अगर अध्यादेश के द्वारा मिसयूज होगा। फिर एक तीसरा महत्वपूर्ण केस आया जो अभी 2016 में आया, कृष्णा कुमार बनाम बिहार राज्य केस। कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य वाद वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। ये जो केस था, यहां पर न्यायालय ने कहा कुछ बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए और तब से ऑर्डिनेंस का जो मिसयूज है वो बहुत बहुत कम हो चुका है, न के बराबर। यहां पे इन्होंने कहा एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता, यह कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। ऑर्डिनेंस इशू करने पर उसे पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, वापस लेके फिर से ऑर्डिनेंस आप नहीं इशू कर सकते। ऐसे कई गाइडलाइंस दिए। तो यहां पे कई दिशा निर्देश, कई गाइडलाइंस दिए गए इस केस में। पहला, एक ही विषय पर बार बार अध्यादेश जारी करना यह फ्रॉड विथ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के साथ धोखा है, संविधान के साथ धोखा है, फ्रॉड है। इससे विधायी प्रक्रिया, इससे लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है वो कमजोर होता है, से विधायी प्रक्रिया कमजोर होती है। तीसरा, राष्ट्रपति सैटिस्फैक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वह जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। राष्ट्रपति का समाधान यानी अध्यादेश जारी करने के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन है, न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को पैरेलल सोर्स ऑफ लॉ मेकिंग पावर के रूप में हम नहीं देख सकते हैं कि वह विधि निर्माण करने के एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अध्यादेश को पार्लियामेंट के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर हम ये डिबेट करेंगे। अब इसके साथ ही साथ अब हमको जो देखना है वो है अंतिम क्वेश्चन जो न्यायिक शक्ति को लेकर है। यानी अब पांचवा अगर हम क्वेश्चन यहां पर देखें, पांचवा या छठा है, तो यहां पर जो है छठा बिंदु हम लेते हैं जो इनके पर्डन के पावर से है। न्यायिक जो है यहां पर वह न्यायिक शक्ति जो जुडिशियल पावर है, यहां पर न्यायिक शक्ति प्रेसिडेंट का यानी क्षमादान की शक्ति, राइट टू पावर टू पर्डन, क्षमादान की शक्ति। तो क्षमादान की शक्ति जो है, इसमें केवल एक क्वेश्चन बनता है कि प्रेसिडेंट बहुत डिले कर रहे हैं। एक तो क्यों क्षमादान दिया जाता है, ये क्यों दिया जाता है, पहला तो ये पावर ही क्यों दिया गया, फिर इसमें देरी क्यों, इसमें देरी क्यों हो रही है, और इस पर जुडिशियल डिसीजन क्या है, न्यायिक निर्णय क्या है। ये तीन तरीके से इस चीज को हम लोग देखेंगे। तो यहां पर पहली चीज है कि क्यों क्षमादान की शक्ति क्यों दी गई है राष्ट्रपति को। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर पॉइंट है टू रिमूव जुडिशियल एरर,
न्याय या टू करेक्ट जुडिशियल एरर, न्यायिक त्रुटियों में सुधार करने के लिए, न्यायिक त्रुटियों को दूर करने के लिए और अन्याय की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए, जो पॉसिबिलिटी ऑफ इनजस्टिस है उसको हम क्या करना चाहते हैं, वो मिनिमाइज करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं। अन्याय की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए। दूसरा क्या है कि यहां पर जो है डाउटफुल कन्विक्शन की स्थिति में हम वह राष्ट्रपति को अधिकार देना चाहते हैं। यानी डाउटफुल कन्विक्शन, संदेहपूर्ण दोष सिद्धि की स्थिति में राष्ट्रपति को हम यहां पर जो है अधिकार देना चाहते हैं कि एक पुनर्विचार किया जाए कि ये डाउटफुल कन्विक्शन है, इसके साथ क्या किया जाए। तीसरा, पब्लिक सेंटिमेंट, जन संवेदना के प्रति सम्मान, यानी पब्लिक सेंटिमेंट को भी रिस्पेक्ट दिया जाता है। अगर कहीं ऐसा कोई सेंसिटिव केसेस में, संवेदनशील मामलों में हमको लगता है कि यहां पर वह नॉर्मल जो है प्रोसीजर फॉलो नहीं होने चाहिए। अब मान लीजिए भगत सिंह जब उनको फांसी पे चढ़ाया जा रहा था तो उस वक्त जो है अंग्रेजों का तो मानना था कि भाई इन्होंने राष्ट्रद्रोह किया है और राष्ट्रद्रोह जो है फांसी की सजा उसमें है, ये अंग्रेजों का मानना था। हमारे लोगों ने उनका विरोध किया कि भाई आप तो गलत तरीके से यहां फांसी पर लटका रहे हैं, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का सेंटिमेंट भगत सिंह के साथ नोबेल कॉज को लेकर था। हमने कहा ऐसा ही कोई व्यक्ति आज हो जो काम बहुत अच्छा किया हो, लोगों के लिए शायद किया हो, लेकिन उस दौरान किसी कानून का उल्लंघन हो गया हो, तो लोगों के लिए कुछ बेहतर करने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर जानबूझकर नहीं, वह गलती से कोई कानून का उल्लंघन हो गया है तो क्या उसे सजा मिलनी चाहिए, तो वहां पर यह वो डिसाइड करेंगे प्रेसिडेंट। चौथा, जेल में बंद कैदियों को अनुशासित करने के लिए, जेल में बंद कैदियों को अनुशासित, डिसिप्लिन बिहेवियर उनका करने के लिए भी यहां पर किया जाता। तो ये क्यों किया जाता, क्यों दिया गया है क्षमादान की शक्ति, पहले ये समझना था। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है ये थोड़ा सा देखिएगा। प्रॉब्लम ये आ रही है कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है, खासकर मृत्युदंड के मामलों में, उसमें काफी देरी देखी जा रही है। यानी वहां अपील बहुत हुई है क्षमा के लिए, लेकिन निर्णय बहुत देर से आ रहे। तो यहां पर जो है वह देखा जा रहा है कि मृत्युदंड के कम्यूटेशन से रिलेटेड जो मामले हैं कि क्षमा या लघुकरण से संबंधित मामलों में देरी आ रही है। यहां पर ऐसा देखा जा रहा है। अब यह जो देरी आ रही है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है, इससे समस्या क्या आ रही है, तो यहां पर यह देखा जाता है कि ये जो डिले है यह कई बार इसलिए लाया जाता, देरी इसलिए किया जाता है, क्यों करते हैं राष्ट्रपति को, जब अगर क्षमादान देना या नहीं देना है तुरंत कर दें। लेकिन कई बार ऐसा मामला होता है जो बड़ा सेंसिटिव, कुछ लोगों के लिए अलग, कुछ लोगों, जैसे एक एग्जांपल, अफजल गुरु एक शिक्षक थे और फिर वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि भाई हमने एक टेररिस्ट अटैक जो है, जो पार्लियामेंट पे हुआ था, उस प्लान का हिस्सा हम भी थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया। फिर ये मामला जो चूंकि भारत की संप्रभुता पर यह हमला था, भारत की संसद पर, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। लेकिन बाद के दिनों में अफजल गुरु के कई इंटरव्यू ऐसे रहे जहां पर उन्होंने ये फील किया कि उनसे ये गलती हुई है, और फिर कई ऐसे भी नाम वहां पर आए जहां पर ये बोला गया कि वो तो एक छोटे किरदार थे और भी बहुत बड़े लोग थे, साजिश उनके खिलाफ हुई थी, मतलब अलग अलग तरीके की थ्योरी थी।
अब क्या सही क्या गलत है उस थ्योरी में हमें जाना ही नहीं है। सवाल यह है कि अफजल गुरु को लेकर कुछ लोगों में संवेदनशीलता आ गई, कुछ लोगों में सेंसिटिविटी आ गई कि नहीं ये आदमी तो सही थे, ये गलत हाथों में चले गए और यहां पर इनका जो है मिसगाइड हो गए, नहीं तो ये तो टैलेंटेड आदमी है। तो कुछ लोगों का ये मानना था कि अब जब वो समझ चुके हैं, रियलाइज कर चुके हैं, तो उनको छोड़िए, वहां पर उनको रिलीज करिए, क्षमादान दीजिए। बाकी लोगों का मानना था कि भाई देश की संप्रभुता यानी पार्लियामेंट पर हमला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में जो ये कल्प्रिट लोग हैं, आतंकवाद के में शामिल लोग हैं, ऐसे लोगों को तो बिल्कुल माफी नहीं होनी चाहिए। सरकारों के सामने सबसे बड़ी दुविधा क्या थी? फांसी देते हैं तो समस्या, फांसी नहीं देते हैं तो समस्या। तो यहां पर कई बार यह देरी इसलिए हो जाती है कि वहां पर जो है यह सेंसिटिव मामले होते हैं। लेकिन ऐसे मामले अगर वहां पर देरी हो रहे हैं तो यह बोला जाता है कि जस्टिस डिनायल, यानी न्याय, जस्टिस डिले मींस जस्टिस डिनायल, न्याय में देरी होना न्याय न होने के बराबर है। न्याय में देरी होना न्याय न होने के बराबर है, होने के बराबर है। यह जो लोगों ने यहां पर बोला जाता है कि इसकी वजह से जेल में बंद जो है ऐसे व्यक्ति मानसिक रोगी होते जा रहे हैं, मेंटल इलनेस के शिकार हैं। मानसिक जो है वह रोग के शिकार होते जा रहे हैं, मानसिक बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं। क्यों? लंबे समय से उनके मामलों पर कुछ भी नहीं बोला जा रहा है। बोला जा रहा है कि ये आर्टिकल 21 के तहत इनके डिग्निफाइड जो डिसीजन लेना है, मारना है, जिलाना है, तुरंत डिसीजन लीजिए। इनके गरिमा में जीवन के क्या है? डिग्निफाइड लाइफ के अगेंस्ट है, इनके गरिमा में जीवन के विरुद्ध यहां पर। और यही रीजन है कि शत्रुघ्न चौहान केस जब आया, हमने मारूराम केस और केहर सिंह केस दोनों बात कर लिया है ऑलरेडी। यहां पर तो हम बात कर रहे हैं केवल अगर इस तरीके के मामले आते हैं। तो शत्रुघ्न चौहान केस में हमने बताया था कि यहां पर बोला गया था, वाद में न्यायालय ने बोला कि ऐसी स्थिति में हम जो है वह, ऐसी स्थिति अगर आती है तो मृत्यु दंड को हम क्या कर सकते हैं? अगर देरी हो रही है तो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल सकते हैं। अगर जेल में बंद व्यक्ति को क्षमा देने में या न देने में, उसके प्रस्ताव पर देरी हो रही है अनावश्यक तरीके से, तो आजीवन कारावास में बदल सकते हैं, ऐसा बोला गया था। तो इसलिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि क्या होना चाहिए अगर मृत्युदंड किसी को दिया गया है और वहां पर क्षमा के लिए उसने अपील किया है और प्रेसिडेंट वहां पर देरी कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? तो ऐसे मामलों पर वह शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। हालांकि कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है, कोई टाइम फ्रेम नहीं फिक्स किया जा सकता है, लेकिन तेजी के साथ वहां पर जो है वह ऐसे मामलों का निपटारा होना चाहिए। और यहां पर उन लोगों के जीवन के अधिकार के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि स्पीडी ट्रायल जो है, शीघ्र सुनवाई पर विचार किया जाए, क्योंकि अगर जल्द से जल्द निर्णय नहीं आएगा तो यह एक्यूज्ड और यहां मतलब कन्विक्टेड पर्सन और जो विक्टिम है उन दोनों के लिए ये बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। मतलब आप सोचिए कि निर्भया केस में जो व्यक्ति वहां पर जो लोग जो हैं कल्प्रिट थे, तो निर्भया केस का जब तक निर्णय नहीं आया तो एक फैमिली के रूप में उनके मां और पिताजी दोनों की लाइफ बिल्कुल अनस्टेबल और वहां पर वह अनरेस्ट वाली थी, बहुत ज्यादा परेशान। 7 साल लगातार मामले चल रहे। ये मामले इतने लंबे चलते क्यों हैं? जब कन्विक्शन हो चुका है, जब डेथ सेंटेंस दिया जा चुका है, तो फिर वहां पर वो मामला प्रेसिडेंट के पास, अगर वो क्षमा के लिए अपील कर रहे हैं तो प्रेसिडेंट इंटरटेन क्यों कर रहे हैं ऐसे मामलों पर? क्या अभी भी डाउट है कि ऐसे लोग सही हैं? तो वहां पर कम से कम स्पीडी काम, ठीक है कि आप स्क्रूटनी करनी चाहिए छोटे छोटे, लेकिन अननेसेसरी अनड्यू डिले ये यहां पर हमारे यहां पर दिखाई देता है। तो ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ चीजें थी। अब आइए हम लोग चलते हैं वाइस प्रेसिडेंट की तरफ। आर्टिकल 63 में हमारे यहां बताया गया है कि वो एक वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट होता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
यहां पर बोला गया है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो उनका क्या वहां पर इनकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, इनको किस तरीके से यहां पर लाया जाएगा, ये सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। तो आइए देखते हैं। यहां पर देखिए ये चीजें यहां पर बताई गई हैं कि नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट अनलेस। तो उपराष्ट्रपति अगर किसी को अपॉइंट होना है, इलेक्ट होना है, तो क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, यानी जैसे राष्ट्रपति के बारे में था वैसे ही उपराष्ट्रपति के बारे में है, वो भी 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हों, ये भी कर चुके हों। बस अंतर यह है कि उपराष्ट्रपति क्वालिफाइड होने चाहिए वह काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा का मेंबर होने के लिए। यानी राष्ट्रपति चूंकि रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सिंबॉलिक है। हमने पहले ही कहा कि उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो जो है लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हों, ये कोई जरूरी ही नहीं है। सदस्यता की योग्यता होनी चाहिए, और योग्यता कोई, अगर आप सोचिए कोई व्यक्ति 35 वर्ष का आयु का हो चुका है, भारत का नागरिक है, तो उसके पास ये एलिजिबिलिटी नहीं होगी कि वो लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव लड़ सके, वो तो आसानी से उसके पास एलिजिबिलिटी होगी। हमने एक यहां पर इसके थ्रू मैसेज देने की कोशिश की है कि देखिए राष्ट्रपति जो है इलेक्टेड हाउस का मेंबर बनने की योग्यता रखता है, तो हमने ये इशारा किया कि वो रिपब्लिक को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट का एक काम होता है राज्यसभा को चेयर करना, यानी वो राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। तो हमने सिंबॉलिकली उनको ये बोला कि भाई आपके अंदर राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, क्योंकि आप उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। लेकिन राज्यसभा का सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होता है, वह राज्यसभा की अध्यक्षता जरूर करता है, लेकिन राज्यसभा का वह सदस्य मेंबर नहीं होता है। तो पहली चीज ये थी कि वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है, वो हमने यहां पर देखा है। अब दूसरी चीज ये है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड न करता हो। अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट if he holds any office of profit under the government of India or government of any state or under any local or other authority subject to control of any of the said governments। यानी किसी भी सरकार, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के अधीन अगर वह लाभ के पद पर है, किसी अन्य पद पर है जिससे मौद्रिक लाभ मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता है। यानी अगर उसे उपराष्ट्रपति बनना है तो ऐसे लाभ के पद से उसे क्या देना होगा, इस्तीफा देना होगा, तभी वह वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल होगा। यह चीज पहले तो समझनी थी। अब यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जो यहां पर वाइस प्रेसिडेंट है, वो यहां पर एक और चीज बोला गया है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह किसी भी संसद के या राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा, और अगर कहीं भी वह ऐसा है तो जैसे ही वह अपना पद ग्रहण करता है उसकी ऐसी सदस्यता क्या मान ली जाएगी, समाप्त मान ली जाएगी। तो वह किसी भी जो है यहां पर वह सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। अब आइए वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, एक बार पहले उसे देखते हैं कि इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैसे होता। प्रेसिडेंट का इलेक्शन तो आपको मालूम ही है कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ऐसा नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बोला गया है कि यह एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जो है इलेक्ट किए जाएंगे। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट है यानी अप्रत्यक्ष है, वैसे ही उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष है। उपराष्ट्रपति को भी एक निर्वाचक मंडल चुनता है और राष्ट्रपति को भी एक इलेक्टोरल कॉलेज चुनता है, लेकिन दोनों में अंतर इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर को लेकर है। राष्ट्रपति के इलेक्टोरल कॉलेज में हमने बताया था कि वहां पर दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर हैं और स्टेट असेंबली के इलेक्टेड मेंबर हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या बोला गया है कि मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। सिंपल चीज बोला गया है कि इसके इलेक्टोरल कॉलेज में संसद के दोनों सदनों के सदस्य हैं। यहां कहीं भी यह वर्ड नहीं है कि इलेक्टेड या नॉमिनेटेड, मतलब ऑल मेंबर ऑफ
हाउस यानी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉमिनेटेड हो। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में केवल और केवल इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वह सभी मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो और चाहे नॉन इलेक्टेड हो। तो एक चीज तो यहां पर समझना था, इनका भी जो इलेक्शन होता है वह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणी मत द्वारा होता है। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और उनका जो इलेक्शन होता है सेक्रेट बैलेट के थ्रू होता है, गुप्त मतदान के द्वारा वहां पर होता है। वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है उसकी भी कुछ प्रोसीजर बताए गए हैं, जो संविधान में नहीं लेकिन कानून में बताए गए हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमने बात किया था कि वहां पर कोई भी अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है तो वहां पर शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उनमें 50 मेंबर एज अ प्रपोजर और 50 मेंबर एज अ सेकेंडर के रूप में उनका नाम आगे बढ़ाएंगे, तब वो चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से उपराष्ट्रपति के लिए यह बोला गया है कि इनका अगर इस चुनाव में कोई भी व्यक्ति कोई भी कैंडिडेट खड़ा होना चाहता है तो 20 मेंबर जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके 20 मेंबर वह प्रपोजर के रूप में और 20 मेंबर वह सेकेंडर के रूप में, यानी 20 सदस्यों ने अगर प्रस्ताव दिया हो और 20 सदस्यों ने उसको अनुमोदित किया हो तो ही उपराष्ट्रपति के रूप में कोई चुनाव में कंटेस्ट कर सकता है, चुनाव में खड़ा हो सकता है। दूसरी चीज है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी बोला गया है कि एक डिपॉजिट अमाउंट होता है, वह जो है यहां पर 1/22 जो आपका जमानत राशि जिसको कहा जाता है वो आपको 15,000 रुपए जमा करने होते हैं। अगर जो टोटल वैलिड वोट पड़ा है उसके 1/6 वोट से कम वोट आपको आता है तो आपका ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जो ये जमानत राशि है, ये क्या है, जब्त कर लिया जाएगा, आपको नहीं वापस किया जाएगा। तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी ये सारी चीजें यहां पर देखने वाली थी। अब आते हैं इनका जो टर्म है, यानी इनका जो पद है वो क्या है, कैसे है, उसके बारे में एक बार यहां पर देखते हैं। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितने समय तक अपने पद पर रहते हैं? द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल तक ये अपने पद पर रहते हैं। जब वो पद को ग्रहण करते हैं तब से लेकर 5 साल तक रहते हैं, लेकिन इसके पहले भी वो अपने पद से हट सकते हैं। तरीका क्या है, वहां पर वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को वह वहां पर रिजाइन दे दें, रिजाइन हिज ऑफिस, तो उपराष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को क्या दिया जा सकता है, इस्तीफा दिया जा सकता है। दूसरा, उन्हें रिमूव्ड किया जा सकता है, हटाया जा सकता है उनके पद से। जैसे प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वह महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया था, यहां पर इंपीचमेंट वर्ड नहीं, यहां रिमूव्ड है। इंपीचमेंट का पूरा अलग से प्रोसीजर ही बता दिया गया था, उनका प्रोसेस, लेकिन यहां पर रिमूव करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट का प्रोसीजर वो यहीं पे दे दिया गया और बहुत सिंपल है। यहां पे क्या बताया गया है, कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी राज्यसभा के द्वारा एक संकल्प लाया जाएगा। पहली चीज, यानी शुरुआत कहां से होगी, अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है काउंसिल ऑफ स्टेट या राज्यसभा से एक रेजोल्यूशन, एक संकल्प लाया जाएगा। यह संकल्प कैसे पारित होगा, पास्ड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ ऑल द देन मेंबर, यानी ऑल द देन मेंबर, इस वर्ड को सुनिएगा, ऑल मेंबर की बात नहीं हो रही है, तत्कालीन सदस्य। कई बार अब जैसे हमारा राज्यसभा है तो राज्यसभा में 245 सदस्य हैं कहने के लिए, और 10 मेंबर्स जो है उनका डेथ हो गया, तो ऑल द देन मेंबर कितने रह गए, इफेक्टिव मेंबर कितने रह गए, 235 ही रह गए। तो यहां पर ऑल द देन मेंबर वर्ड यूज किया गया है, ऑल मेंबर वर्ड यूज नहीं किया गया है, यह ध्यान रखिएगा। बहुत सी किताबों में ऑल मेंबर, जैसे लक्ष्मीकांत में भी और बहुत सी किताबों में ऑल मेंबर कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वहां पर ऑल द देन मेंबर। यानी यह बोला गया है कि अगर राज्यसभा वह अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प पारित कर दे, पहला प्रोसेस, और फिर क्या होगा, एंड एग्रीड टू बाय द हाउस ऑफ पीपल, और वह संकल्प पारित होने के बाद लोकसभा में जाए और लोकसभा उससे सहमत हो जाए। यहां एग्रीड होने का मतलब क्या है, सिंपल मेजॉरिटी। अगर लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से, यानी अपने यहां प्रेजेंट
और वोट करने वाले लोगों के मेजॉरिटी से, जितने लोग आए हैं, जितने लोग मत दे रहे हैं, उसमें 50% प्लस वोट से, अगर सिंपल वोट उसको कहते हैं, सिंपल मेजॉरिटी, तो राज्यसभा में शुरुआत होती है उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, क्योंकि वो उसी को अध्यक्षता करते हैं। तो राज्यसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित एक संकल्प, जिससे लोकसभा सहमत हो, सामान्य बहुमत से सहमत हो, अगर ऐसा पारित हो जाता है तो उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन अगर लाया जाएगा तो कम से कम 14 दिन की नोटिस पहले देनी होगी कि ये ऐसा संकल्प लाया जा रहा है, और उपराष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाएगा कि जब उन्हें हटाने की प्रयास होगा तो वह अपना पक्ष वहां पर रख सकते हैं। A vice president shall not, withstanding the expiration of his term, continue to hold office until his successor enters upon his office. तो उपराष्ट्रपति जो है, अगर उनका टर्म खत्म भी हो जाता है तो वह अपना जो है पद कंटिन्यू करेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी वहां पर नहीं आ जाता है। तो इनका पदावधि क्या है, ये यहां पर हम लोगों को देखना था। अब आइए यहां पर इनके ओथ के बारे में देखते हैं। यहां पर देखिए इनका ओथ जो है या अफर्मेशन, वह आर्टिकल 69 में यहां पर क्लियरली दे दिया गया है। और क्या बोला गया है कि एवरी वाइस प्रेसिडेंट शैल बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड इन दैट बिहाफ ऑफ हिम। यानी उन्हें ओथ कौन दिलाता है, या तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति। उपराष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है, मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का कोई वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति या कोई अन्य व्यक्ति वहां पर शपथ दिलाता है। और शपथ क्या दिलाता है, वह कहते हैं कि वह आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हम पूरा जो है विश्वास जो है, निष्ठा वह संविधान के प्रति प्रदर्शित करेंगे एज बाय लॉ एस्टेब्लिश्ड, जिस तरीके से लॉ स्थापित है, कानून स्थापित है, एंड दैट आई विल फेथफुली डिस्चार्ज द ड्यूटी अपॉन विच आई एम अबाउट टू इंटर। तो यहां पर यह बोला जाता है कि संविधान के प्रति विश्वास और निष्ठा की शपथ कौन लेता है, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति का शपथ अलग तरीके का है, उपराष्ट्रपति का शपथ अलग तरीके का है। अब सवाल यह है कि उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है। तो उपराष्ट्रपति का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम पहले तो देखिए क्या है, द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट or to discharge his function during casual vacancies in the office or during the absence of president। उपराष्ट्रपति का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि इन द इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ एनी वैकेंसी, अगर रिक्ति हो गई, मतलब प्रेसिडेंट का डेथ हो गया, रिजाइन कर दिए, रिमूव इम्पीच कर दिए गए, ऐसी स्थिति में वैकेंसी आ जाती है। तो वैकेंसी देखिए किस लिए आती है, बाय रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल और अदरवाइज। The vice president shall act as president until the date on which a new president elected in accordance with the provision of the chapter to fill such vacancy enter upon his office। यानी जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति क्या करते हैं, वहां पर कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं। दूसरा, when the president is unable to discharge his function, कई बार ऐसा होता है कि राष्ट्रपति अब सक्षम नहीं है काम करने के लिए। क्यों नहीं है, क्योंकि वो मान लीजिए कि अपने किसी पर्सनल काम की वजह से बाहर गए हुए, रिश्तेदार के यहाँ गए हुए, तो वो उनका अपना पर्सनल काम है, तो वो ये नहीं सो कर सकते हैं कि हम जो है काम में व्यस्त हैं, वो आपका व्यक्तिगत काम है, आप छुट्टी लीजिए। तो अगर उन्होंने छुट्टी ले ली है तो उस वक्त वो काम कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति देखेंगे। अगर राष्ट्रपति बीमार है तो वह काम उस वक्त कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति देखेंगे। या किसी अन्य वजह से अगर वह अपनी कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं है राष्ट्रपति, तो भी इस दौरान यहां पर वाइस प्रेसिडेंट उनके जो है वह भूमिका को निभाएगा। जब वाइस प्रेसिडेंट वह एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं, यानी जब वह जो है एक्टिंग एज आर डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, उस दौरान उपराष्ट्रपति पूरी तरीके से राष्ट्रपति की शक्तियों और विशेषाधिकारों को एंजॉय करते हैं, सारा पावर प्रिविलेजेस। जब वो प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं तो ऑल द पावर्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ प्रेसिडेंट एंड बी इंटाइटल्ड टू सच इनॉलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ
until provision in the behalf is so made, ये जो है इनको मिलेगा। यानी जब उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उन्हें राष्ट्रपति के रूप में वेतन, भत्ते, सुविधाएं, उपलब्धियां सब कुछ मिलती हैं, वही उनको विशेषाधिकार मिलता है, वही इम्यूनिटीज, वही उन्मुक्तियां वहां पर मिलती हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारे यहां राष्ट्रपति का पद जो है वह इस तरीके से रिक्त शायद ही कभी हुआ है, एक दो ऐसे मामले आए, और न ही राष्ट्रपति अमूमन हमारे यहां छुट्टी लेते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट का एक ऐसा हमने पद बना दिया जिसका केवल एक काम 5 साल इंतजार करते रहो, कब राष्ट्रपति बीमार पड़े, कब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, कब राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, कब उनके खिलाफ महाभियोग आ जाए। क्या केवल इस काम के लिए 4.5 लाख रुपए हमें उपराष्ट्रपति को देना है? तो हमने आगे चलकर यहां पर यह कंसीडर किया कि उपराष्ट्रपति, उसी वक्त हमने यह कंसीडर किया कि वैसे तो एक काम उपराष्ट्रपति का होगा कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में वह तैयार रहने का, लेकिन एक दूसरा काम उपराष्ट्रपति होने के नाते इनको सौंप दिया जाता है। तो एज अ वाइस प्रेसिडेंट उनको एक और यहां पर काम दे दिया गया है जिसको कहा जाता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। यानी वो राज्यसभा के क्या होते हैं, वह कार्यकारी जो हैं राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष का काम उनको दिया गया है। पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब है कि किसी ऑफिस को होल्ड करने की वजह से कोई दूसरी ऑफिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है। क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इस वजह से वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से उनको यहां पर काउंसिल ऑफ स्टेट का यानी राज्यसभा का चेयरमैन बनाया गया है। तो वह एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट होते हैं और यहां पर अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं। इसको यह नहीं माना जाएगा कि उपराष्ट्रपति भी हैं, राज्यसभा के सभापति भी हैं, लाभ का पद है। पहले ही कर दिया गया है कि शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वह केवल वाइस प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट के नाते वो राज्यसभा का सभापतित्व करेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति का पद रिक्त या अनुपस्थिति होगी तब उपराष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य करेंगे। उस वक्त वो राज्यसभा के सभापति का कार्य नहीं करेंगे, उस वक्त वह चेयरमैन नहीं रहेंगे। उस वक्त राज्यसभा का जो डिप्टी चेयरमैन होगा वह राज्यसभा का चेयरमैन हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति हैं जब वह कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं तो उनको वेतन भत्ते सब मिलते हैं वह राष्ट्रपति के रूप में, लेकिन जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं तो उनको वेतन वगैरह जो मिलते हैं वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलते हैं। क्लियर है? तो ये था वाइस प्रेसिडेंट के बारे में कुछ बातें। कल हम लोगों को देखना है प्राइम मिनिस्टर के बारे में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, अटॉर्नी जनरल के बारे में, और जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तब फिर हम लोग आगे मूव करेंगे किधर, पार्लियामेंट, और आगे फिर जुडिशरी वगैरह सारे टॉपिक एक करके आएंगे। लेकिन ये है कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों को कंप्लीट करते चलिए तो वहां पर आपका कॉन्फिडेंस टॉपिक पर भी वहां पर बनता जाएगा और अच्छे तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो क्वेश्चंस वगैरह जितने आए हुए हैं पीसीएस में, आईएएस में, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, देखिए कि कहां तक आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। अदरवाइज वो सारी चीजें तो क्लास में डिस्कस होंगी ही। थैंक यू।